हमने पिछले वीडियो में किस तरीके से खलीफा की क्या स्थिति थी दिल्ली सल्तनत में, कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं उनके बारे में देखा था, और अरब आक्रमण देखा था। उससे संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत सारे नए फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। आज के वीडियो में हम भारत पर तुर्क आक्रमण और दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, भारत पर तुर्क आक्रमण के पहले हमको ये जानना होगा कि महमूद गजनबी, जो कि पहला तुर्क सरदार था या पहला तुर्क सुल्तान था जो सफल हुआ भारत में। न सिर्फ, हालांकि वो लूटमार करने आया था, लेकिन बाद में उस वो छोड़कर जो गया, जो रास्ता दिखा कर गया, बाद में मोहम्मद गोरी, और अंततः जो मुस्लिम शासक भारत में आए, सल्तनत काल की नींव एक प्रकार से इसने रख दी थी। इसने रास्ता दिखा दिया था कि इस रास्ते आकर के किस तरीके से भारत पर कब्जा, हिंदुस्तान को किस तरीके से नेस्तनाबूद किया जा सकता है, जीता जा सकता है, फतह किया जा सकता है। उसने रास्ता दिखा दिया था लोगों को। तो बाद के लोगों को, मोहम्मद गोरी को खासकर, जो इसके बाद का था, उसको काफ़ी आसानी हुई थी। तो सबसे पहले हम यामनी वंश की बात करते हैं। यामनी वंश जो है, जिससे महमूद गजनबी ताल्लुक़ रखता था। दरअसल यामनी वंश का अलप्तगीन ये गजनी राज्य का संस्थापक था। अलप्तगीन का ही पुत्र था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सुबुक्तगीन न सिर्फ महमूद गजनबी का पिता था, बल्कि इसने आक्रमण भी किए थे। कुछ विजय भी इसको मिली थी, जैसे सुबुक्तगीन ने जयपाल पर आक्रमण करके काबुल और जलालाबाद जीत लिया था। जयपाल ने एक संघ बनाया था, राजाओं का एक संघ बनाया था। किसके खिलाफ बनाया था पूछ सकता है, तो सुबुक्तगीन के खिलाफ बनाया था। हालांकि वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन संघ बनाने की जो ये उसका विचार था, ये ठीक वैसा ही विचार था जो आप देखते हैं मुगल काल के समय, अकबर के समय महाराणा प्रताप जिस तरह का संघ बनाना चाहते थे मुगलों के विरुद्ध, वो भी सक्सेस नहीं हो पाए थे। तो जयपाल तो कुछ हद तक सक्सेस भी रहा था, बट वो सही समय पे सही रणनीति न बनने के कारण, निजी हितों के कारण, और कुछ राजाओं के पीछे हट जाने के कारण, ज़्यादा रुचि न लेने के कारण, उसको असफलता देखने को मिली थी। पहला अगर भारत में देखें तुर्क आक्रमणकारी, तो फिर सुबुक्तगीन ही था, लेकिन ये असफल रहा। लेकिन फिर भी अगर पूछेगा प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था भारत में, तो सुबुक्तगीन था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण हिंदू शाही वंश जयपाल शासक के विरुद्ध था। ये राजा जयपाल था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, इसके विरुद्ध हुआ था। लेकिन इसमें सुबुक्तगीन असफल रहा था। जो पहला युद्ध हुआ था उसमें सुबुक्तगीन क्या रहा था, असफल रहा था। यहाँ पर एक बात बहुत विचारणीय है, और ये परीक्षा में पूछा नहीं गया, पूछ सकता है। जयपाल न सिर्फ संघ इसने बनाया था, बल्कि इसने गजनी पर आक्रमण भी किया था, लेकिन जयपाल उसमें असफल रहा था। इसने आक्रमण कर दिया था गजनी पे, मतलब उल्टा यहाँ पर हो गया था। आक्रमणकारी नीति भारतीयों की नहीं थी, आज भी नहीं है, लेकिन जयपाल ने आक्रमणकारी नीति अपनाई थी और गजनी पर आक्रमण कर दिया था। हालांकि इसमें वो असफल रहा था, क्योंकि वो हिंसक बहुत ज़्यादा थे। जो तुर्क आक्रमणकारी थे, बहुत ज़्यादा हिंसक थे। इतनी हिंसा के बारे में तत्कालीन भारतीय राजा, खास करके जयपाल जो शासक था हिंदू शाही वंश का, ये सोच भी नहीं सकता था। ठीक है, महमूद गजनबी की अब बात करेंगे, जो कि सफल रहा था। सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला यह पहला शासक था। कौन? महमूद गजनबी। इसी ने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया, और गाजी की उपाधि धारण करने वाला यह पहला शासक था। इसके जो अन्य नाम थे, यामीन उद्दौला, यामीन उल बिल्लाह, बुत शिकन अर्थात मूर्तियों को तोड़ने वाला, मूर्ति भंजक इसको कहते हैं। भारत पर जो पहला आक्रमण था इसका 1000 एडी में था, 1000 ईस्वी में। लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला था, ना हार हुई थी ना जीत हुई थी। थोड़ा बहुत धन लाभ इसको जरूर हुआ था उसमें। पहला जो सफल आक्रमण इसने किया था 1001 ईस्वी में किया था। ठीक है, इसको वहिंद का युद्ध भी कहते हैं। जयपाल के विरुद्ध यह युद्ध था, और इसमें मोहम्मद गजनबी क्या था, सफल रहा था। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये बताया है किसने? हेनरी इलियट ने बताया है कि महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए।
सन 1005 में मुल्तान पर इसने आक्रमण किया, 1008 में नगरकोट और 1018 में कन्नौज पर आक्रमण किया। एक बात ध्यान रखिएगा कि इसकी जो लिस्ट है पूरी ग्रुप में मैंने दी है कि 17 आक्रमण के 17वें आक्रमण में कहाँ कहाँ आक्रमण किया और वहाँ का कौन शासक था, उसको आप लोग देख लीजिएगा, रट लीजिएगा, इसलिए यहाँ पर अलग से नहीं दे रहे हैं। कालिंजर अभियान, जब कालिंजर में ये आया था तो वहाँ पर जो शासक था, चंदेल शासक था, क्या नाम था इसका? विद्याधर था। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। 1025 में इसका 16वां आक्रमण जो था ये सोमनाथ मंदिर में हुआ था। जो प्रसिद्ध आक्रमण है सबसे 16वां आक्रमण है जो कि 1025 इसमें किया था सोमनाथ मंदिर में। इस समय वहां का शासक जो था भीम प्रथम था जो कि चालुक्य वंश से संबंधित था। अंतिम आक्रमण इसका 1027 में खोखरों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध? खोखरों के विरुद्ध था। 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके जो समकालीन लेखक थे इनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता है फिरदौसी, जिसको पूर्व का होमर भी कहा जाता है, जिसने शाहनामा लिखी थी। शाहनामा फारसी भाषा में लिखी गई है, ईरान का महाकाव्य इसको माना जाता है। दूसरा जो था महत्वपूर्ण लेखक अलबरूनी था, जिसने किताबुल हिंद और तारीख हिंद नामक दो महत्वपूर्ण रचनाएं की। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान भी अलबरूनी को माना जाता है। तीसरा था उतबी, जिसने किताबुल यामनी की रचना की। तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं और तीनों की किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगली बात करते हैं मोहम्मद गोरी की, जिसको शिहाबुद्दीन भी कहा जाता है। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी भी इसका नाम मिलता है। इसका जन्म 1149 में हुआ था, 1206 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसका भाई का नाम गयासुद्दीन था। इससे 1173 में इसको गौर प्रदेश मिला था। गौरी का भारत पर जो पहला आक्रमण हुआ था 1175 में हुआ था, मुल्तान पर। और किस पर हुआ था? ये करमाती उस समय एक जाति हुआ करती थी, उस पर हुआ था। इसको मोहम्मद गोरी को मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी भी कहते हैं। दरअसल मुइजुद्दीन जो इसका नाम था पहले नहीं था। इसने जब खुरासान पर विजय प्राप्त की थी तो इसका नाम जो शिहाबुद्दीन पहले था वो मुइजुद्दीन हो जाता है, मोहम्मद गोरी हो जाता है। कहीं कहीं इसको मोहम्मद बिन साम भी कहा जाता है और कहीं कहीं इसका नाम जंगी भी मिलता है। ये सभी मोहम्मद गोरी के नाम थे। ठीक है। 1178 में पाटन गुजरात पर इसका दूसरा आक्रमण होता है, जिसमें इसे भीम द्वितीय, जो मूल राज द्वितीय था, उसने बुरी तरीके से इसको हराया था। भीम द्वितीय चालुक्य वंश का शासक था, ध्यान रखिएगा। इस युद्ध का नेतृत्व नायिका देवी ने किया था, जो कि मूल राज द्वितीय की मां थी, भीम द्वितीय की मां थी। गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? मूल राज प्रथम थे। राजधानी क्या हुआ करती थी इनकी? अनिलवाड़ हुआ करती थी। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, आते हैं एग्जाम में। 1179 में मोहम्मद गोरी ने कश्मीर और सिंध को जीता था। 1186 में इसने पंजाब को जीता था। 1191 में जो बहुत महत्वपूर्ण युद्ध होता है इसका, वो तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जो कि गौरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसको राय प्रथौरा या पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं, इनके बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान के जो मित्र थे चंदर बरदाई थे, इन्हीं की पुस्तक पृथ्वीराज रासो थी, जिसको कलहड़ कल सॉरी जिसको कि जलहड़ नाम है, कलहड़ नहीं, ये जलहड़ नाम है, जलहड़। ठीक है। कलहड़ दूसरे थे, राजा तरंगिणी, कश्मीर के इतिहास वाले थे वो। ये जलहड़ हैं जिन्होंने इसको पूर्ण किया था, जो अंतिम भाग था वो पूर्ण किया था पृथ्वीराज रासो का इन्होंने। ग्यारह तो 1191 में इसकी हार हुई थी, लेकिन 1192 में बहुत जल्द उसने वापसी की, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा। ये भी इन्हीं दोनों के बीच हुआ था, लेकिन इसमें गौरी की जीत हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि इस बार मोहम्मद गोरी के साथ कौन था? जयचंद था। ठीक है। इसीलिए जयचंद एक बुरा नाम पड़ गया, कोई अपने पुत्रों का नाम जयचंद नहीं रखना चाहता। पृथ्वीराज की सेना की कमान जो थी गोविंद राय, खांडे राय और बदमसा रावल के हाथ में थी। किसके किसके हाथ में थी? इन तीनों का नाम याद रखिएगा। पृथ्वीराज की सेना की कमान गोविंद राय, खांडे राय और बदमसा रावल के हाथों में थी।
पृथ्वीराज के कुछ सिक्कों पर श्री मोहम्मद साम लिखा पाया गया है। इससे ये पता चलता है, देखिए पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई, कैसे तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद फिर पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ, इसको लेकर के ना काफी अलग अलग राय देखने को मिलती है। मिनहाज जो कहते हैं, मिनहाज सिराज कहते हैं कि पृथ्वीराज की तुरंत हत्या कर दी गई थी, अर्थात युद्ध में ही वध कर दिया गया था उनका। चंद जो उनके मित्र थे, उनके अनुसार पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले आया गया था और वहीं पर गोरी ने, मतलब गोरी की हत्या के अपराध में उसका वध कर दिया गया था। एक आपने कहानी सुनी होगी कि मैं वो कहावत भूल रहा हूँ कि इतनी दूर है और मत चूको चौहान करके, तो उसमें मोहम्मद गोरी की हत्या कर देते हैं पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो उसके बाद उसके सैनिक उसको पकड़ करके ले जाते हैं और वहां पर उसकी हत्या के अपराध में, मोहम्मद गोरी की हत्या के अपराध में वध कर दिया जाता है। कहां पर? गजनी में। ये चंद कह रहे हैं। वहीं पर ये सिक्कों वाली जो बात है, ये फिर कहाँ से आई? तो ये विवरण आपको हसन निजामी, एक लेखक हैं, हसन निजामी नाम है, हसन निजामी बताते हैं कि पृथ्वीराज ने गोरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और कुछ समय तक वो शासन भी किसी स्थान पे, जैसे अजमेर में बताते हैं कि शासन भी उसने किया था अजमेर के आसपास। हालांकि एक संस्कृत में ग्रंथ है, उसका नाम आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, किसल विधि विद्ध वमसा। इसमें भी इस बात की पुष्टि होती है, अर्थात हसन निजामी की बात की पुष्टि एक संस्कृत की पुस्तक से भी होती है। तो कहने का मतलब है कि ये अभी तक विवादित है, इस पर कोई एक मत नहीं है। और चूंकि पृथ्वीराज के कुछ सिक्कों पर सी मोहम्मद साम लिखा है, तो इसका मतलब है कि उसने अधीनता स्वीकार कर ली होगी। लेकिन बाद में पृथ्वीराज ने जब विद्रोह कर दिया होगा, कुछ शक्ति अगर इकट्ठा हो गई होगी, बहुत ज्यादा दिन तक स्वाभिमान कोई दबा कर रह नहीं सकता है, तब उसको मृत्युदंड दे दिया गया होगा। तो दोनों बातें इस तरीके से सही भी हो सकती हैं। इसमें एक प्रश्न और आ सकता है, भोला एक नाम था यहाँ पर, बहुत प्रसिद्ध था, वो कौन था? तो भोला पृथ्वीराज चौहान का प्रधानमंत्री था जिसने इस युद्ध में भाग लिया था। क्या नाम था उसका? भोला नाम था। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं कहीं गोविंद राय को ही खांडे राय कहा जाता है, ये प्रमुख सेनापति थे इनके। तो कहीं कहीं अलग नाम भी मिलता है, खांडे राय अलग, गोविंद राय अलग। ये मारे गए थे इस युद्ध में। ठीक है, तो अलग अलग भी याद रखिएगा और एक नाम भी अगर पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। गोविंद राय, खांडे राय एक भी हो सकते हैं, कहीं कहीं अलग अलग विवरण मिलता है। बदमसा रावल बहुत ही वीर थे, इनका भी, जिनको पद्मशाह भी कहा जाता है। ठीक, जो दक्षिणी कमान था उसका नेतृत्व कर रहे थे, काफी मजबूती से इन्होंने साथ दिया था इनका। पृथ्वीराज के कुछ सिक्कों पर, जैसा कि आपने देखा, श्री मोहम्मद साम लिखा पाया गया है। अनंगपाल द्वितीय, ये दिल्ली या ढिल्लिकापुरी जिसको कहा जाता है, इसको इसी ने बसाया था। किसने? अनंगपाल द्वितीय ने। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सोमेश्वर सिंह चौहान थे। 1194 में मोहम्मद गोरी की एक और युद्ध होती है, चंदावर का युद्ध जो होता है वो जयचंद के साथ होता है, जो कि गढ़वाल वंश का शासक था। गौरी की इसमें जीत होती है। मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तराइन के युद्ध, द्वितीय जो युद्ध था गोरी के और पृथ्वीराज चौहान के बीच, इसी में मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। ये फैक्ट याद रखिए। ये भारत में सूफीवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अजमेर में रहते थे, यहीं पर इनकी अजमेर की जो दरगाह है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की ही दरगाह है। उत्तर भारत में किसने, अगर पूछा जाए, इकता प्रथा चलाई, तो किसने चलाई थी? वो मोहम्मद गोरी ने ही चलाई थी, उत्तर भारत में इकता प्रथा। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि नहीं सर, आप तो गलत बता रहे हैं, इल्तुतमिश ने शुरुआत की थी। तो इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में शुरुआत की थी। दिल्ली सल्तनत में प्रशासनिक रूप से उसने एकता प्रथा की शुरुआत की थी। एकता ऐसा नहीं कि भारत में पहली बार लागू हुआ था ना, इसके पहले फारस में ये पहले से चला आ रहा था। अर्थात नगद वेतन न दे करके सैनिकों को या अधिकारियों को जमीन इसके स्थान पे दी जाती थी। तो पहला जो एकता भारत में मिला था, किसको मिला था?
वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला इक्ता वाला माना जाता है। इसको हरियाणा के क्षेत्र का जिसका नाम था हांसी, हांसी का जो क्षेत्र था कुतुबुद्दीन ऐबक को इक्ता के रूप में प्राप्त हुआ था। और किससे प्राप्त हुआ था? तो मोहम्मद गोरी से प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर याद रखिएगा, उत्तर भारत में इक्ता प्रथा इसने चलाई थी। हालांकि सल्तनत में अगर बात करें, दिल्ली सल्तनत में, तो सबसे पहले इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। तो दोनों अलग अलग फैक्ट हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है, कनेक्ट करके। गौरी ने चंदावर के युद्ध में देवी लक्ष्मी और नंदी के सिक्के चलाए थे। चंदावर के युद्ध के बाद, ठीक है, जो जयचंद के साथ युद्ध हुआ था उसके बाद देवी लक्ष्मी और नंदी के सिक्के चलाए थे। इसके कुछ नीतियां उसके बाद जो हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान के बच्चे को, जो बेटा था उनको वहाँ का राजा बना दिया, क्या कहते हैं, अजमेर का राजा बना दिया, ठीक। और कई इसने ये देवी लक्ष्मी का नंदी के नाम के सिक्के चलाए ताकि हिंदू आबादी को कभी ऐसा ना हो कि उसको संतुष्ट किया सके। तुष्टीकरण की नीति इसने अपनाई थी, ठीक है। और विद्रोह ना करें, आराम से यहाँ पर जो उसके विजित प्रदेश हैं उसमें शासन हो सके, ठीक है, ये इसकी नीति थी। इससे पता चलता है कि मोहम्मद गोरी गजनी, जो मोहम्मद गजनी का ध्येय था भारत में लूटपाट करके भाग जाना, चले जाना, इसका उद्देश्य कहीं न कहीं साम्राज्यवादी था। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने 1202-3 में कालिंजर अभियान में चंदेल शासक परमार्दी देव को हराया था। ऐबक जो है इसी युद्ध में गौरी का सहायक था। परमर्दी देव के जो सेनापति थे आल्हा उदल थे, ध्यान रखिएगा, इन्हीं परमर्दी देव के ही सेनापति आल्हा उदल थे, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध में मारे गए थे। गौरी की जो मृत्यु हुई थी 1206 में, दमयक जो अली मर्दन है उसने इसकी हत्या कर दी थी। कहाँ पर? दमयक में, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। किसने हत्या कर दी थी? अली मर्दान ने इसकी हत्या कर दी थी। इसने अपने दासों को अलग अलग स्थानों का नियंत्रण दिया था, सौंपा था। यल्दौज, जो जिसको गजनी का इसने नियंत्रण सौंपा था, जो कि ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का ससुर था। कुबाचा, इसको सिंध का क्षेत्र सौंपा था इसने। मुल्तान, काबुल, कंधार के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर और दिल्ली का क्षेत्र सौंपा था। बाद में ऐबक ही दिल्ली सल्तनत का पहला शासक होता है, हालांकि सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है। ये भी गौरी का दास हुआ करता था, अर्थात गौरी का ये क्या था? दास था, गुलाम था। और चौथा बख्तियार खिलजी, बंगाल और बिहार का क्षेत्र इसको नियंत्रण के लिए दिया था इसने। बख्तियार खिलजी ने वहाँ बड़ा कत्लेआम मचाया था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को इसने तहस नहस कर दिया था। गौरी के समय जो विद्वान थे, फखरुद्दीन गाजी राजी और नज़ामी उरूजी, इन दोनों का नाम बहुत ज़्यादा आता है। तो ये दोनों गौरी, मोहम्मद गौरी के समय के विद्वान थे, फखरुद्दीन राजी और नज़ामी उरूजी। बख्तियार खिलजी ने कौन कौन से विश्वविद्यालय नष्ट किए थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। बख्तियार खिलजी पूर्व में, अब देखिए बंगाल लिखा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो उस समय बंगाल में ही हुआ करता था, अभी बिहार में है। बख्तियार खिलजी पूर्व में मोहम्मद गोरी का सेनापति था, बाद में ऐबक का ये सेनापति बन गया था। कौन? बख्तियार खिलजी। बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का भी सेनापति बन गया था। अब दिल्ली सल्तनत में आते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है आपके अध्ययन के दृष्टि से मध्यकाल इतिहास में। तो 5 इसमें वंश हुए थे। गुलाम वंश 1206 से 1290, डेट वाइज याद रखिएगा। खिलजी वंश 1290 से 1320। सबसे कम कार्यकाल अगर देखें तो पूरे सल्तनत काल में खिलजी वंश खिलजियों का ही रहा, सबसे कम कार्यकाल। तुगलक वंश 1320 से 1414, सबसे लंबा कार्यकाल को तुगलक वंश का ही रहा है। सैयद वंश का 1414 से 1451, लोधी वंश का 1451 से 1526। गुलाम वंश की बात करें तो 1206 से 1290 तक शासनकाल रहा। गुलाम वंश के जो अन्य नाम, इसको दास वंश, मामलूक वंश, इलबरी वंश आदि नामों से भी जानते हैं। गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए। पहला जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक भी इसको बोला जाता है। इसकी राजधानी दिल्ली न होकर लाहौर थी, ध्यान रखिएगा।
सैन्य राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। यह गौरी का गुलाम था। गौरी ने इसे मिर्जा अजीज कोका से खरीदा था तथा इसको मलिक और सिपह सलार की उपाधि प्रदान की थी। गौरी ने इसे शुरुआत में अमीरे आखूर का पद दिया था, अर्थात घोड़े के अस्तबल का जो प्रमुख होता था अमीरे आखूर होता था, पूछा भी गया है। इसका पद गौरी ने इसको शुरुआत में दिया था। इसका शासनकाल मात्र 4 वर्ष का रहता है, 1206 से 1210 ईस्वी तक। लाहौर में इसकी मृत्यु हुई थी जब ये चौगान खेल रहा होता है। ऐबक के जो अन्य नाम थे, पील बख्श, लाख बख्श, हातिम द्वितीय और कुरान खां, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के अन्य नाम थे। पील बख्श मतलब हाथियों का दान करने वाला, लाख बख्श मतलब लाखों का दान करने वाला। इसने कभी भी अपने नाम के सिक्के और खुतबा नहीं पढ़वाया था, ये हमने आपको पहले ही बताया है। ऐबक बख्तियार काकी का शिष्य था, ये भी पूछता है। बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का ये शिष्य था। बख्तियार काकी वही हैं जिनके गुरु ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ठीक है। ऐबक के निर्माण कार्य ये भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से आपके। कुबतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में इसने बनाई थी, उत्तर भारत की ये पहली मस्जिद थी। ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया था जब भारत में इस्लाम धर्म पढ़ा रहा था कि दक्षिण भारत में केरल में किसी ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है। तो भारत की सबसे पुरानी मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद को माना जाता है, जो कि केरल में स्थित है, ये याद रखिएगा आप लोग। उत्तर भारत की पहली मस्जिद जो कुबतुल इस्लाम मस्जिद थी, इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है, इसका निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण इसी ने शुरू करवाया था, जिसकी हाइट 72.5 मीटर थी। 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी इसको शामिल किया गया है, कुतुब मीनार को। कब? 1993 में। 2.5 दिन का झोपड़ा पहले संस्कृत का एक विद्यालय था, जिसको विग्रहराज द्वितीय कविबंधु भी जिनको कहा जाता है, ये पूछता भी है कविबंधु किसे कहा जाता है, कि विग्रहराज द्वितीय को, इसने बनवाया था। ऐबक को ही गुंबद कला और मेहराब कला का जनक कहा जाता है। सबसे पहले इसी के मस्जिदों में निर्माण में गुंबद कला और मेहराब, इनका दृश्य आपको दिखाई पड़ता है। ऐबक का दरबारी कवि हसन निजामी था, जिसकी पुस्तक आती है मिलान के लिए ताजुल मासिर थी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दरबारी कवि था। ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में है, जिसको इल्तुतमिश ने बनवाया था। आराम शाह दूसरा शासक था, ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह शासक बना था। 1210 से 1211 अल्पकाल का ये शासक था। इसको इल्तुतमिश ने हरा दिया था। किस युद्ध में? जुड के युद्ध में हराया था। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का शासनकाल अपेक्षाकृत लंबा रहता है, 1211 से 1236 तक। इसे गुलाम का गुलाम कहा गया है, ये प्रश्न भी पूछा गया है, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं एक गुलाम था और उसका ये गुलाम था, इसलिए इसको गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इसकी उपाधि अमीर उल उमरा की थी। ईश्वर की भूमि का रक्षक, सॉरी, किसका? ईश्वर की जमीन या भूमि का रक्षक इसको कहा जाता है। इसके अलावा भी इसके अन्य नाम भी आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं। इसको इल्तुतमिश को अल्तमस भी कहते हैं। किसको? इल्तुतमिश को अल्तमस भी कहा जाता है। इसके अलावा नासिर अमीर उल मोमिन जो हमने आपको बताया था, इसको खलीफा ने उपाधि दी थी। पहला सुल्तान भी यह था सल्तनत काल का, अर्थात सल्तनत काल में पहला सुल्तान अगर दिल्ली का कहा जाए कौन था, तो यही था। ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐबक ने सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं की थी। इसको सुल्तान सईद भी कहा जाता है। मिनहाज ने इसको भाग्यशाली सुल्तान कहा है या सुल्तान सईद भी कहा है। इसको मकबरों का पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मकबरों का पितामह भी कहा जाता है, और ईश्वर के सेवकों का सहायक भी कहा जाता है। ये सभी इसी के नाम है। ये इल्बरी जाति से संबंध रखता है, इल्बरी तुर्क था। ठीक है। कौन? इल्तुतमिश, पूछता भी है। तो इसके पिता का नाम ईलम खां था, राजधानी इसकी दिल्ली थी। तो यह पहला सुल्तान था जिसकी राजधानी दिल्ली रही सल्तनत काल में, ये भी याद रखना है। इल्तुतमिश ने ही
प्रशासनिक रूप से दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। तुर्काने चिहलगानी 40 सरदारों के समूह का गठन भी इसी ने किया था। आगरा में न्याय का घंटा इसी ने लगवाया था। कहाँ पे? आगरा में, ध्यान रखिए, दिल्ली में नहीं। इल्तुतमिश के समय का जो इतिहास है तारीखे फिरोजशाही में लिखा गया है, जिसके लेखक बरनी हैं। खलीफा से इसने बिलअत प्राप्त किया था और इसके बाद ही यह सुल्तान बना था। तो खलीफा से बिलअत प्राप्त करने वाला यह पहला सुल्तान था। खलीफा से प्रमाण पत्र इसको मिल गया था, मान्यता मिल गई थी, जिसको बिलअत कहा जाता है। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में यल्दोज को इल्तुतमिश ने हराया था, तराइन के तृतीय युद्ध में। ये युद्ध बहुत कम चर्चा में आता है, ये 1215 में हुआ था, जो यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच होता है। इल्तुतमिश ने यल्दोज को इसमें हरा दिया था। यल्दोज कौन था? ऊपर हमने चर्चा किया आपसे। इसने तांबे का जीतल और चांदी का टका मुद्राएं चलाई। इनका जो भार होता था, इनका जो मान होता था, लगभग 175 ग्रेन का होता था, 11 ग्राम लगभग ये होता है। दिल्ली की गद्दी से पहले इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इल्तुतमिश के समय 1221 में मंगोलों का आक्रमण हुआ था। किसके समय? इल्तुतमिश के समय, जिसका नेतृत्व चंगेज खान ने किया था, जिसको तिमुरजिन या तिमुचिन भी कहा जाता है। मकबरा शैली का जनक भी इल्तुतमिश को माना जाता है, इसीलिए इसको मकबरों का पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद मकबरे बनने की प्रणाली ही शुरू हो गई थी, जिसका चरम उत्कर्ष आप देखते हैं शाहजहां के काल में। सुल्तान गढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बड़े बेटे महमूद की याद में बनवाया था। इसने टकसाल, जहां पर सिक्के ढलते थे, उनका नाम सिक्कों पर लिखवाया और टकसाल का नाम सिक्कों पर लिखवाने वाला यह पहला सुल्तान था। प्रश्न आता है, अतार्किन का दरवाजा नागौर में इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। पूछता भी है भी। इल्तुतमिश को इल्तुतमिश को का जो संबंध था, अभी आपने देखा इलबरी तुर्क, इलबरी जाति, या फिर इसको कहीं कहीं आप देखोगे शम्मी, शम्मी कपूर होते हैं ना, शम्मी वंश, तो शम्मी जाति या शम्मी वंश से भी इसका संबंध था। इल्तुतमिश का दरबारी कवि मिनहाज उस सिराज था, जिसकी पुस्तक तबकाते नासरी कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में है, जिसको इल्तुतमिश ने स्वयं बनवाया था मृत्यु के पहले। इसकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई थी। इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार, जो कि जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, इसको पूर्ण करवाया था। रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि तीसरा शासक था इसका, मतलब चौथा शासक था, 1236 अर्थात इसी वर्ष कुछ समय के लिए शासक रहा था। इसकी मां शाह तुर्कान थी, पिता इल्तुतमिश था। रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी, 1236 से 1240 तक शासन करती है। तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका थी ये, इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसके खिलाफ जो विद्रोह हुए थे, अल्तूनिया का विद्रोह सबसे महत्वपूर्ण था। अल्तूनिया का विद्रोह, यहाँ पर एक बात मैं बताना आपको भूल गया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत टेक्निकल बात है, पूछा जा सकता है। जैसा कि आपने देखा कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ऐबक को नहीं। ऐसा क्यों? तो ये तो आपने देखा, क्योंकि ऐबक ने अपना सुल्तान की उपाधि धारण की, प्लस जब उसके हाथ में सत्ता आई तब वो गुलाम था। इल्तुतमिश के साथ ऐसा नहीं था, इल्तुतमिश सुल्तान की उपाधि धारण करता है। 1211 ईस्वी में, ध्यान रखिए डेट, 1211 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाता है। और न सिर्फ राजधानी बनाता है, बल्कि वह अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाता है। ऐबक ऐसा नहीं करता है। और वो तब तक रहते हुए वो शासक नहीं बनता है। शासक बनने के पहले वो गुलाम का जो अपना टैग था, जो दास्ता थी, उससे मुक्ति पा चुका होता है। ठीक है ना? और इल्तुतमिश का जो चयन किया था, सबसे महत्वपूर्ण बात है, दिल्ली के अधिकारियों ने किया था।
ऐबक का चयन नहीं किया गया था, उसको सत्ता सौंपी थी, नियंत्रण सौंपा था मोहम्मद गोरी ने। ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं। यही कारण रहता है बाद में फिरोज शाह तुगलक खुतबे में सबका नाम पढ़ता है लेकिन वो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं पढ़ता। तो ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट हैं टेक्निकल, जो आपको याद रहने चाहिए। एक बात और ध्यान रखिएगा कि राजाओं के जो साथ होता है राजवंश होता है, तो वंशानुगत जो प्रणाली आपको देखने को मिलती है सबसे पहले इल्तुतमिश में देखने को मिलती है। इल्तुतमिश के बेटा बेटी शासन करते हैं, तो वंशानुगत जो शासन की शुरुआत नींव रखने वाला पहला शासक था दिल्ली सल्तनत में, वो भी इल्तुतमिश था। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं परीक्षा की दृष्टि से, जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं, पूछे जा सकते हैं। अब रजिया सुल्तान की बात करते हैं। रजिया सुल्तान तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। इसके खिलाफ जो पहला विद्रोह हुआ था, अल्तूनिया का विद्रोह, पहला विद्रोह नहीं हुआ था, ये महत्वपूर्ण विद्रोह था। पहला विद्रोह तो जो लाहौर वाला था इक्तेदार कबीर खान ने किया था, ठीक है, जिसको हजार मर्दा भी कहा जाता था, उसने पहला विद्रोह किया था। दूसरा विद्रोह भटिंडा के सूबेदार अल्तूनिया ने किया था, और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसी में याकूत को मार करके इसने रजिया को तबर हिंद में कैद कर दिया था, और दिल्ली में बहराम शासक जो बहराम शाह था उसको शासक बना दिया गया था। तो एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, अल्तूनिया और कबीर खां, ये दो नाम ये महत्वपूर्ण षड्यंत्रकारी थे। ठीक, षड्यंत्रकारी तो बहुत ज्यादा थे। षड्यंत्रकारियों ने भी अपना नेता ऐतगीन को चुन लिया था, जिसे रजिया ने अमीर हाजिब बनाया हुआ था। तो अपने ही बहुत धोखाधड़ी कर रहे थे रजिया के साथ। हालांकि रजिया की भी कुछ नीतियां थीं, जैसे कि याकूत से उसका प्रेम संबंध, ऐसा माना जाता था कि उसका प्रेम संबंध था, वो अपनी गोद में उठा करके उसको घोड़े पर बैठाता था। लोग बहुत चिढ़ते थे इस बात से भी। लेकिन इसके पीछे एक और तर्क दिया जाता है कि रजिया चाहती थी कि अ, जो तुर्क अमीर हैं उनको ज़्यादा नियंत्रण न दे करके इनके समानांतर अमीरों का एक गुट बनाया जाए। तो अबिसीनियन था वो, जो याकूत था अबिसीनिया का था व्यक्ति, इसको इसने महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था। इसको क्या पद दिया था इसने? अमीर आखुर का पद दिया था, अस्तबल का प्रमुख नियुक्त किया था। ये एक काला गुलाम था, अबिसिनियाई था, याकूत, मलिक याकूत इसका नाम था। लेकिन कहा जाता है याकूत के साथ इसके प्रेम संबंध थे, जिससे जो चिढ़ थी और ज्यादा बढ़ गई थी अमीरों की। ठीक, रजिया कुल्हा और चोगा धारण करती थी। कुल्हा क्या था? एक प्रकार की पगड़ी थी, और चोगा एक वस्त्र था जिसको ये धारण करती थी। छत्र लेकर, जो भारतीय परंपरा में राज छत्र छतरी एक लेकर चला जाता है ना, ये भी धारण इसने किया था, इसने शुरुआत की थी इसकी भी। 25 दिसंबर 1240 को कैथल हरियाणा में रजिया की हत्या कर दी जाती है। और यहाँ पर इसका पति अल्तूनिया जो था, इससे बाद में रजिया ने विवाह कर लिया था, पति भी इसका मारा जाता है, दोनों की हत्या कर दी जाती है। डकैतों के द्वारा इनकी हत्या दरअसल करवा दी जाती है। फिर बहराम शाह, रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह का काल 1240 से 1242 तक। ये भी इल्तुतमिश का पुत्र था। इसने अपना नायाब ए मुमलिकात ऐतगीन को नियुक्त किया था। ऐतगीन की हत्या बाद में इसने करा दी थी। तैयर के नेतृत्व में मंगोलों ने 1291 में आक्रमण किया था, इसी के समय, बहराम शाह के समय। ये वही तैयर है जिसको तैयर बहादुर भी कहा जाता है, और इसने लाहौर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। 1241, सॉरी 91 नहीं है, 1241 में तैयर के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया था। और किसके काल में किया था? समय में बहराम शाह के ही समय में किया था। तो पूछा जाएगा कि मंगोलों ने लाहौर को कब तबाह किया था, किसके काल में? तो बहराम शाह के समय में। उसके बाद मसूद शाह आता है 1242 से 1246। रुकनुद्दीन फिरोज का ये पुत्र हुआ करता है। 1242 से 1246 तक शासनकाल इसका रहता है, इतना महत्वपूर्ण इसका शासन नहीं रहता है। नसीरुद्दीन महमूद इसके बाद 1246 से 1200
66 तक इसका शासनकाल रहता है। ये भी इल्तुतमिश का पुत्र था। सल्तनत काल का औरंगजेब इसको कहा जाता है। टोपी सीकर जीवन यह व्यतीत करता था। बहुत अर्थात साधारण जीवन जीता था ये। तो पूछेगा कौन राजा टोपी सीकर के जीवन व्यतीत करता था? नसीरुद्दीन महमूद। नायबे मुमलिकात इसने बलबन को नियुक्त किया था। महमूद जो है बलबन का दामाद था। नसीरुद्दीन महमूद ये बलबन का दामाद था। एक बात को लेकर काफी कंफ्यूजन रहती है कि ये इल्तुतमिश का पुत्र था या फिर उसका पौत्र था, क्योंकि नसीरुद्दीन के नाम से ही इल्तुतमिश का पुत्र आपने ऊपर देखा। तो दरअसल इल्तुतमिश स्वयं चाहता था, ऐसा कहा जाता है कि स्वयं चाहता था, क्योंकि बहुत कम समय में नसीरुद्दीन की मृत्यु हो गई थी, तो उसके पुत्र का नाम भी नसीरुद्दीन महमूद इसने रखा था। और इल्तुतमिश चाहता था कि इसको ही उसके पुत्र के नाम से जाना जाए। इसीलिए आप देखते हो मिनहाज मिनहाज ने जो पुस्तक लिखी है, क्या नाम है पुस्तक का? तबकाते नासिरी। वो इसी को समर्पित की है उसने। ये इसे दरवेश कहता है। क्या कहता है? दरवेश कहता है। बहुत उदार शासक की तरह इसको प्रदर्शित करता है इस पुस्तक में वो। और ये कहता है कि ये शमसी वंश का अंतिम सुल्तान था। तो इल्तुतमिश का पुत्र या पौत्र दोनों के रूप में इसको देखा जाता है। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको इल्तुतमिश का पौत्र ही मानते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे बलबन को, और इसके बाद खिलजी वंश को। बलबन बहुत महत्वपूर्ण है तथ्यों की दृष्टि से अगर देखें तो कल हम समाप्त कर देंगे जो आपका ये दिल्ली सल्तनत है इसे। ठीक है, फिर मुगल काल में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।